जय हिंद एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप लोग 22 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके होंगे, तभी 23 लेक्चर में पहुँचे हैं। चलिए हम लोग 23 लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मूर्ति कला एवं मंदिर निर्माण की शैली, यानी मूर्ति कला यानी मूर्ति किस तरह बनाया जाता था पहले और मंदिर कैसे बनाया जाता था उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद पूरा प्राचीन आज कंप्लीट हो जाने वाला है। कल हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन के थ्रू से रिवीजन पर्पज से भी करेंगे और कुछ छूटा है तो उसको भी कवर कर लेंगे। चलो, मूर्ति बनने की शैली। मूर्ति बनने की शैली क्या हो गया, उधर चल गया। चलो, मूर्ति बनने की शैली। मूर्ति बनने की शैली, तीन शैली का विकास हुआ था। पहला है गंधार शैली, दूसरा है मथुरा शैली और तीसरा है आपका अमरावती शैली। गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले आता है गंधार शैली। इस शैली का विकास जो है कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो क्वेश्चन आएगा कि गंधार शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो कुषाण शासक के शासनकाल में हुआ था। किस वंश से था भाई, तो ये था आपका कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था ना, तो कनिष्क हो जाएगा शासक और कुषाण वंश से बिलोंग करता था। आई बात समझ। चलो, सबसे पहले इस शैली में मूर्ति मिट्टी, चूना पत्थर और प्लास्टर को मिलाकर बनाई जाती थी। जो ये मिट्टी है मूर्ति है, इसको पहले मिट्टी से बनाया जाता था, उसमें मिलाया जाता था चूना पत्थर और प्लास्टर को मिलाकर बनाई जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस प्रकार की मूर्ति बहुत ही कमजोर होने लगी। मतलब बाद में पता चला कि ये मूर्ति तो बहुत ही कमजोर है, इसलिए बाद में इसे काले और भूरे रंग के पत्थर से बनाए जाने लगे। पहले यह मूर्ति किससे बनाई जाती थी भाई, तो मिट्टी से, चूना पत्थर से और प्लास्टर से बनाए जाते थे। लेकिन बाद में हम लोग को पता चला कि यह मूर्ति जो है बहुत ही कमजोर है, जिसके कारण हम लोग अप्लाई करने लगे काले और भूरे रंग के पत्थर और उससे बनाने लगे मूर्ति को। ये मूर्तियां मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में पाई जाती थी, बनाई जाती थी। पश्चिमोत्तर भारत मतलब ये हो गया आपका भारत, तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। तो इस वाले एरिया में पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर, पश्चिम और उत्तर, पश्चिम उत्तर, ठीक है। पश्चिमोत्तर पश्चिमोत्तर भारत में बनाई जाती थी, जिसका प्रमुख केंद्र कहाँ था भाई, तक्षशिला, यानी ये आपका हो गया ना तक्षशिला वाला एरिया, तो तक्षशिला एरिया में बनाया जाता था। इस शैली की 95% मूर्तियां जो है महात्मा बुद्ध की बनाई गई है। यानी जितनी भी मूर्ति बनाया गया है सब में हम लोग को किसका रूप देखने को मिलता है, तो 95% मूर्ति जो है महात्मा बुद्ध के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है, यानी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है। इस शैली में महात्मा बुद्ध को बहुत ही बड़े घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। जो इनका मूर्ति बनाया गया है, देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो घुंघराले बाल हैं, इधर है, इधर इधर, इतना दाढ़ी मूछ रखे हैं, इस तरह करके दिखाया गया है। इस शैली में महात्मा बुद्ध को बहुत बलशाली, बलिष्ठ शरीर यानी गठीला शरीर और योग करते ध्यान की मुद्रा में और युवा अवस्था में दिखाया गया है। देखो ये योग कर रहे हैं, एकदम ध्यान में लगे हुए हैं, इस प्रकार से दिखाई गई है। इसमें महात्मा बुद्ध के पीछे जो है होलो मंडल या फिर परमाणु मंडल शेप की आकृति दिखाई गई है। देखो पीछे जो है ना, ये आपका होलो मंडल हो गया और प्रभाव मंडल के रूप में दिखाया गया है। कपड़े को दोनों ओर से लपेटकर पूरे शरीर को ढक दिया है। देखो इधर से भी लपेटा है, इधर से पूरे शरीर देखो ढका हुआ है। इसको आप लोग नेट में सर्च कीजिएगा, गंधार शैली, उसमें आ जाएगा फोटो ये वाला। चलो, इस शैली का उल्लेख वैदिक एवं सांस्कृतिक साहित्य में मिलता है। यह कला यूनान से प्रभावित था, इसलिए इसे ग्रीको इंडियन कला भी कहा जाता था। इस काल में मूर्ति जो है बैठी, खड़ी, आंखें बंद, योग की मुद्रा और ध्यान की मुद्रा में बनाई गई थी। यह शैली अपोलो देवता से प्रभावित था। समझ में आ गया। चलो, अब हम लोग बात करते हैं मथुरा शैली के बारे में। मथुरा शैली का विकास जो है मुख्यतः उत्तर भारत में देखने को मिलता है। ये हम लोग का मथुरा शैली का जो विकास है किस भारत में देखने को मिलता है, तो उत्तर भारत में।
मथुरा, बनारसी और कौशाम्बी इसके प्रमुख केंद्र हो जाते हैं। इनकी शुरुआत मथुरा से हुई थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है भाई, मथुरा शैली। इस शैली में चौड़ा सीना, बाल विहीन और नग्न मूर्तियां भी थी। ज्यादातर मूर्तियां जो है बायां हाथ में असंत और दाहिने हाथ में अभय मुद्रा या फिर बोल सकते हैं आशीर्वाद वाला जो है मुद्रा उठाए हुए दिखाई देते हैं। कपड़े बाएं कंधे पर पड़े हुए हैं, देखो कपड़े जो है बाएं कंधे पर है, आशीर्वाद का मुद्रा है, और एक हाथ जो है इसका कहाँ है, तो आपका एक हाथ हो जाएगा यहाँ देखे ना असनत, या फिर यहाँ पे जो हाथ तो इस तरह करके रखते हैं उसको बोलते हैं असनत। इस शैली में 3 धर्म की मूर्ति मिलेगी, आपका बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का और हिंदू धर्म का। यह शैली पूर्णतः भारतीय शैली थी। इसमें लाल रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ। किस शैली में आपका लाल रंग का पत्थर का प्रयोग हुआ, तो मथुरा शैली में। चलो उसके बाद हम देखते हैं अमरावती शैली। इस शैली का विकास जो है, इस शैली का विकास मुख्यतः दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। एक हो गया आपका पश्चिम उत्तर भारत, एक हो गया मध्य भारत उत्तर भारत, और एक हो गया आपका दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में अमरावती शैली, अमरावती शैली को ही कहा जाता है क्या, द्रविड़ शैली। चलो इस शैली में पूजा और योग को ना दिखाकर, यहाँ पे छूट गया है, ना दिखाकर कहानियों को दिखाया गया है। तो क्वेश्चन आएगा कि पूजा और योग को ना दिखाकर किस कहानियों को दिखाया गया है, किस शैली का वर्णन कर रहा है, तो आपका हो जाएगा कौन सा शैली, अमरावती शैली। इसमें कई मूर्तियां एक साथ बनाई गई है। इस शैली की मूर्तियां मुख्यतः सफेद संगमरमर की बनाई जाती थी। इस कला की मूर्तियां जातक कथाओं की है और इसे चित्रण के माध्यम से बनाया जाता था। ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के अमरावती नामक स्थान पर विकास हुआ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है भाई, अमरावती शैली। समझ में आ गया। शैली हम लोग देखें गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। जगह हम लोग देखें कि गंधार शैली पश्चिमोत्तर भारत। उसके बाद रंग देखें कि काला रंग का और काले और संगमरमर का बनाया जाता था ना, काले और भूरे, कुषाण वंश और बौद्ध धर्म। योग के मुद्रा में चिंता जो संकेत है, किसका संकेत है भाई, चिंता का। उसके बाद मथुरा शैली में जो हम लोग को मूर्ति देखने को मिला, उत्तर भारत में देखने को मिला। इसमें जो है लाल रंग का प्रयोग किया गया है। कुषाण वंश ही शासन कर रहा था उस समय। इसमें हम लोग को 3 धर्म की मूर्तियां देखने को मिली, बौद्ध, जैन और हिंदू। और ये जो आस्था में थे आशीर्वाद के और प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे। उसके अमरावती में जो देखें दक्षिण भारत क्षेत्र हो जाएगा, सफेद संगमरमर से बनाया जाता था। सातवाहन वंश में देखने को मिला। बौद्ध धर्म की मूर्तियां ज्यादातर है, एक ग्रुप में दिखाया गया है सब मूर्ति को, और कहानी को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग देखते हैं मूर्ति निर्माण तो देख लिए, अब देखते हैं भवन निर्माण। अब भवन निर्माण को ही कहा जाता है स्थापत्य कला। तो भारत में स्थापत्य कला में मंदिर के निर्माण की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्माण की शैली की भारत में स्थापत्य कला में मंदिरों के निर्माण की शैली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में प्रमुख रूप से मंदिरों के निर्माण की जो शैली है वह मौर्य काल से प्रारंभ होती है और गुप्त काल में जो है अपने चरम पर आ जाती है। चरम मतलब विस्तार कर लेती है बहुत ज्यादा। मंदिरों का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल की देन है। अब देखते हैं मंदिर निर्माण की शैली। नगर शैली, दूसरा आता है विमानन शैली, विमानन शैली को ही कहा जाता है द्रविड़ शैली, और तीसरा आता है आपका वेसर शैली। नगर शैली, विमानन शैली और वेसर शैली। एक गो पढ़ते हैं नगर शैली। नगर शैली की मंदिर उत्तर भारत में देखने को मिलता है। नगर शैली का मंदिर जो है कहाँ पे देखने को मिलता है भाई, तो उत्तर भारत में देखने को मिलता है। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक यह हम लोग को देखने को मिलता है। नगर शैली की मंदिर जो है गुंबद होता है और नीचे चौड़ा होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो पतला होता जाता है। यह
गुंबद रेखीय होता है जिसे शिखर कहा जाता है। शिखर के ऊपर एक रिंग बना होता है जिसे हम लोग अम्लक के नाम से जानते हैं। अम्लक के ऊपर एक कलश रखा जाता है और कलश के बगल में एक ध्वज को लहराया जाता है। ये आपका हो गया नगर शैली। इसके शिखर ऊंचे नहीं होते हैं, ये इसके शिखर जो है ऊंचे नहीं होते हैं। शिखर के नीचे भगवान की मूर्ति रखी जाती है, भगवान की मूर्ति रखी जाती है, और जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। पूरे मंदिर का सबसे प्रमुख जगह जो होता है क्या होता है भाई, तो गर्भगृह होता है। गर्भगृह में ज्यादा भीड़ ना हो इसलिए उसमें कई मंडप बने होते हैं ताकि वहाँ लोग क्या करें, तो आके वेट करें यानी प्रतीक्षा करें। गर्भगृह के दरवाजे पर गंगा और यमुना की मूर्ति बनी होती है। इस शैली की मंदिरों में दो प्रकार की सीढ़ी होती है। शुरुआत की सीढ़ी जो है उसे जगती कहा जाता है, चबूतरा अगली सीढ़ी होती है, और अगली सीढ़ी को कहा जाता है पीठ। समझ में आ गया। गर्भगृह और मंडप के बीच खाली जगह नहीं होते हैं। गर्भगृह के अंदर ही पद चिन्ह यानी परिक्रमा के लिए होता है। नगर शैली की मंदिर कभी भी अकेली नहीं होती है। इसमें 5 मंदिर के ग्रुप बनाया जाता है, इसलिए इसे पंचायतन शैली भी कहा जाता है। इस मंदिर के चारों ओर बाउंड्री नहीं होती है, नहीं रहती है। यहाँ किसी भी प्रकार का तालाब नहीं होता है क्योंकि उत्तर भारत में कोई नदियों की कमी नहीं होती है। मंदिर में कोई भव्य गेट नहीं होता है। इस शैली की कई विशेषता है। जो उड़ीसा में है उसे उड़िया शैली, उसकी एक शाखा मध्य प्रदेश में है जिसे कंदरिया महादेव के खुजराहो का मंदिर, और एक शाखा आपका गुजरात में भी है जिसे हम लोग सोलंकी शैली कहा जाता है, कहते हैं। हाँ, उसके बाद देखते हैं विमानन शैली। इसी को कहा जाता है आपका द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का विकास जो है उच्चोल पल्लव काल में हुआ था। ये मंदिर हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में पानी की कमी होती है, इस शैली में वहाँ के तालाब होते हैं। वहाँ तालाब होते हैं। यह शैली कृष्णा नदी से लेकर आपका पूरी दक्षिण भारत में है। इस शैली में भव्य मेन गेट होते हैं जिसे हम लोग इंट्रेस या फिर गोपुरा कहते हैं। मेन गेट के कारण ही वहाँ 4 दीवारी बनी होती है। यह मंदिर पंचायतन शैली में ही था। मंदिर बीच में रहती है और इस शैली की जो मंदिर है सीढ़ीनुमा होती है। देखो यहाँ पे सीढ़ीनुमा है, और सीढ़ीनुमा को ही जो है क्या कहा जाता है, विमानन कहा जाता है। इसी कारण इस शैली का नाम हो गया विमानन शैली। समझ में आ गया। विमानन शैली में मंडप और गर्भगृह सटा नहीं रहता है, उसमें अंतराल रहता है क्योंकि यह एक परिक्रमा यहीं पर परिक्रमा किया जाता है। गर्भगृह के बाहर दरवाजे पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति रहती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेसर शैली। यह शैली नगर शैली और द्रविड़ शैली का ही मिश्रित रूप होता है। यह शैली विंध्य से कृष्णा नदी तक मिलती है। समझ में आ गया। इसमें खुले पद होता है और मंडप बहुत ही सुसज्जित होते हैं। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा कुछ प्रमुख शैली के उदाहरण है। जैसे हो गया नगर शैली, मीनाक्षी मंदिर बनाया गया है मदुरई में। विजयनगर शैली, विठल स्वामी का मंदिर बनाया गया है विजयनगर और लोटस महल हम्पी में। उसके बाद होता है होयसल शैली, फिर है पाल शैली। प्रमुख कुछ मंदिर और उसकी शैली। नगर शैली में है भीतरगांव मंदिर कानपुर में। उसके बाद है दशावतार मंदिर झांसी में। लक्ष्मण मंदिर सिंहपुर में। कंदरिया महादेव का मंदिर खुजराहो में एमपी में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में। उसके बाद है सूर्य मंदिर कोणार्क में। अब देखते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के कुछ उदाहरण है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में।
शिव मंदिर गंगई कोड चोलपुरम में, और महाबलीपुरम रथ मंदिर है महाबलीपुरम में। फिर वेसर शैली का इसी तरह उदाहरण हो जाएगा आपका डोडा वेसप्पा दंबल में, बेदामी के मंदिर। ये आपका हो गया, कुछ चित्र बनाया गया है, ये आपका नगर शैली का है, ये आपका नगर शैली का है, ये आपका द्रविड़ शैली का है, और ये आपका वेसर शैली का है। समझ में आ गया? चलो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं राजपूतों के बारे में। राजपूत काल जो चला था आपका 800 से लेके 1200 ईस्वी तक चला था। ये आता है आपका पूर्व मध्यकाल। अब मध्यकाल अब आने वाला है, समझ में आ गया? चलो, राजपूत काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। राजपूत वंश का उदय के बारे में चंदर दरबाई की पुस्तक पृथ्वी राजरासो में जानकारी मिलती है। यानी एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वी राजरासो। किसने लिखा है भाई? तो चंद्र बरदाई एक व्यक्ति है जिन्होंने लिखा है पृथ्वी राजरासो, और उसी से हम लोग को राजपूत वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस वंश के अनुसार जो है माउंट आबू पर्वत जो है उसमें एक अग्निकुंड है, और वहीं पे हवन हो रहा था, और हवन होने के बाद 4 वंश का वहीं से क्या होता है? तो उदय होता है। कौन कौन से 4 वंश का उदय होता है भाई? तो प्रतिहार, परमान और चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमान और चालुक्य और चौहान। प्रतिहार को हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी का नाम हम लोग गुर्जर प्रतिहार रखे थे, तो वही प्रतिहार है। अभी हम लोग को देखना है परमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश। चालुक्य वंश भी तो पढ़ चुके हैं, लेकिन सोलंकी वाला गुजरात वाला नहीं पढ़े हैं। चलो, यह वंश जो है परमार वंश, हाँ, हम लोग किस में देखेंगे? अभी परमार वंश देखते हैं। यह वंश मध्य प्रदेश या फिर मालवा के क्षेत्र में था। इस वंश का शासक था उपेंद्र। कौन था भाई? उपेंद्र। इस वंश का सबसे योग्य शासक आता है आपका राजा भोज। ये कहावत है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो यही है, परमार वंश का ही शासक था। इन्होंने अपनी राजधानी जो है धारा नगरी को बनाई, जो संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। इस काल में धारा नगरी में एक विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना की गई। इस काल में ज्योतिष का विकास सर्वाधिक हुआ। अंततः इस क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। जितने भी आएंगे सब में दिल्ली सल्तनत अधिकार कर लेता है, फिर दिल्ली सल्तनत पूरी भारत में शासन करता है। अब देखते हैं गुजरात का चालुक्य, इसी को कहा जाता है सोलंकी चालुक्य। यह वंश गुजरात के क्षेत्र में था। इसके संस्थापक मूलराज थे। इस वंश का शासक था भीम प्रथम के सामंत विमल शाह, जिन्होंने वस्तुपाल तथा तेगपाल नामक अधिकारियों द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। मोहम्मद गजनबी ने भीम प्रथम के काल में ही सोम मंदिर लूट लिया था। भीम प्रथम के सेनानायक विमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर या फिर उसी का नाम है दिलवाड़ा का मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक आया भीमद्वितीय, जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। अंततः इस वंश पर भी लास्ट में क्या हो गया? तो दिल्ली सल्तनत ने अधिकार कर लिया। अब देखते हैं चौहान वंश। इस वंश का उदय जंगल देश में हुआ, जिसे बाद में सप्पाद लक्ष्य या फिर 1.25 लाख गांव कहा गया, जिसकी राजधानी जो है अहिच्छत्रपुर थी। चंद्र बरदाई के अनुसार इस वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इस वंश के संस्थापक वासुदेव या फिर सिंहराज थे। इस वंश के सबसे योग्य शासक अरुणो राज थे, जिसके दरबार में संस्कृत के विद्वान विग्रह राजफोर्थ या विशलदेव रहते थे, जिन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाट्य को लिखा है। वत्स राज प्रथम ने सर्वप्रथम चौहानों में महाराज की उपाधि धारण की। इस वंश का
अगले शासक पृथ्वीराज तृतीय या फिर चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान को राम पृथ्वीराज भी कहा जाता है। चलो, पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान समझो। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर तथा माता संरक्षा कपूरी देवी, जो त्रिपुरा के कलचुरी राजा के अचल राज की पुत्री थी। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जयनायक, चंद्रबरदाई, विश्व स्वरूप, बागी स्वरूप, जनार्दन, उसके बाद है विद्यापति गौड़ और आशाधर तथा पृथ्वी भट्ट आदि विद्वान रहते थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की स्थापना की। इन्होंने जयचंद्र के साथ मिलकर तराइन के प्रथम युद्ध 1991 में जो हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की बेटी संयुक्ता को अपहरण करके उससे विवाह कर लिया, जिस कारण जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान में विरोधी हो गया। जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी से मिलकर तराइन के द्वितीय युद्ध में 1992 में पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दी, यानी पृथ्वीराज चौहान मारा जाते हैं। फिर तराइन के तृतीय युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक घटना बन जाती है। पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में नटियारम्हा नामक घोड़ा तथा हाथी का नाम था उसका राम प्रसाद पर सवार थे। मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंद्रवार के युद्ध में जयचंद्र की हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली तथा अजमेर पर आक्रमण करके चौहान की सत्ता का अंत कर दिया। अब हम लोग को पढ़ना है गौरी, यानी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल तो हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे। परसों के लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 25 में हम लोग 24 खत्म, हाँ 25 में हम लोग क्या करेंगे, तो मध्यकाल स्टार्ट कर लेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।